Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is endoplasmic reticulum. हमारा आज का नया टॉपिक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल ऑर्गेनील्स का एक वो है, एक सेल ऑर्गेनील है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर आप देख लें तो तीन अल्फाज से ये वर्ड बना हुआ है, एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। यूजुअली एंडो मीन्स inside, plasmic means protoplasm, protoplasmic or cytoplasmic means inside cytoplasm or protoplasm or cytoplasm, and the reticulum word means network. So it is clear from the name of the organelle. अगर आप देख लें तो ऑर्गेनील का नाम भी यही बताता है कि ये कोई नेटवर्क है, कोई जाल है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म के इनसाइड, साइटोप्लाज्म के अंदर बिछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस चीज का नेटवर्क है, तो पूरे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक सारा साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड चैनल्स से भरा हुआ होता है, ठीक है। इट इज अ network of interconnected channels, चैनल्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कहां से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर साइटोप्लाज्म तक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हैं और साइटोप्लाज्म के साथ भी इनका कनेक्शन होता है, यानी थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स मौजूद होते हैं। And these interconnected channels may also be called as cisternae, singular cisterna, plural cisternae, ठीक है। सो यहाँ पे ये सिस्टर्नी या इनका जो इंटरकनेक्टेड चैनल्स है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, बेसिकली इट वाज डिस्कवर्ड इन 1945 में पोर्टर और थॉमसन जो है, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। Discovered by Porter and Thompson। लेकिन स्पेशली ये जो वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस नेम वाज यूज्ड बाय पोर्टर। अच्छा, ये कब हुआ था? तो डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉमसन इन 1945 और फिर पोर्टर ने इसको नाम दिया था 1953। सो यू कैन नोट दिस एज योर ऑब्जेक्टिव फॉर योर एंट्री टेस्ट और एक्सेट्रा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देख लें तो डिस्कवरी इसकी 1945 में हुई थी पोर्टर और थॉमसन ने, और पोर्टर ही ने फिर 1953 में इसका नाम जो है ना रेटिकुलम रखा था, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम जो है इसका वो रखा गया था। अच्छा, याद है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, keep it in mind, endoplasmic reticulum is found in all kind of cells, सारे सेल्स में ये पाए जाते हैं, जो हम स्पेशली अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं, मेम्ब्रेन्स में बंद है, ठीक है। तो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये मौजूद होते हैं, सिर्फ कहां नहीं होते, एक्सेप्ट दे आर एब्सेंट इन एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज में, एंड स्पर्मेटोजोआ मींस इन द स्पर्म्स और आरबीसीज में जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते, बाकी सब में जो है ये पाए जाते हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये बताऊं कि इसके फिर दो टाइप्स हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ये भी तकरीबन सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में पाए जाते हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम हमारे पास एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एक वो है, एक खास किस्म के सेल्स हैं, दैट इज स्केलेटल मसल्स। अगर हम स्केलेटल मसल सेल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं, इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ज्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंड दैट इज नेम्ड हियर इज सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। तो स्पेशली note it as another objective कि the endoplasmic reticulum found in the skeletal muscles or inside the muscle cells, that is called a sarcoplasmic reticulum, and mostly that is of smooth type। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कैल्शियम आयन पहुंचाना ताकि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स उसमें रोल प्ले किया जा सके। अच्छा, अब आगे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये फर्दर दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके पास जस्ट नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो फेस जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, द फेस ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is facing the cytoplasm, यानी दिस वन, ये वाला फेस, इस पे क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पार्टिकल्स अरेंज है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। दीज आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। तो इन राइबोसोम्स की वजह से इनका सरफेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रफ नजर आता है। दे कंटेन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर फाउंड जिसकी वजह से इनका सरफेस रफ होता है, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट नेक्स्ट टू दिस वन, नेक्स्ट वन जो है वो उसका सरफेस मुकम्मल स्मूथ है, दे हैव नो राइबोसोम्स, इन पे कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इसी वजह से इनका सरफेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे स्मूथ नजर आता है। ठीक है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव नो राइबोसोम्स, पहली बात दे हैव नो राइबोसोम्स। अच्छा, जब नो राइबोसोम्स है तो फिर सरफेस इनका जो है द सरफेस इज स्मूथ, इनका सरफेस स्मूथ होता है जिसकी वजह से इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव रफ सरफेस और रफ सरफेसेस। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इनके टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का क्या काम होता है ये इधर फंक्शन मैंने नोट किए हुए हैं, लेकिन आप साथ यहाँ पे नोट कर लें कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ द endoplasmic reticulum, one is called rough endoplasmic reticulum, the other one is smooth endoplasmic reticulum. Both of the endoplasmic reticulum are found in the cytoplasm and they covers whole cytoplasm। ठीक है, सारा cytoplasm जो है ये कवर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अभी आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ, क्या क्या हुआ, इसका जो है ना वर्ड्स के मीनिंग हो गए, ठीक है, इसका डिफिनीशन हो गया, इसके चैनल्स को जो स्पेशल नाम दिया जाता है सिस्टर्नी, ये नोट करें, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। सिस्टर्नी लफ्ज एक तो इनके लिए इस्तेमाल होता है और एक गाल्जी अपरेटस के लिए इस्तेमाल होता है, गाल्जी अपरेटस में भी बात करेंगे। इसकी डिस्कवरी हो गई, इसका नेम जो है ना पोर्टर नेम रखा था, कब कब ये डिस्कवरी और नेम रखा था ये भी हो गया। आप लोग ये चीज़ें जो है ना उसके लिए फिर नोट कर सकते हैं। और साथ में ये स्पर्मेटोजोआ और डिसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होते, एक और एमसीक्यूज, साथ साथ स्केलेटल मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये एक और एमसीक्यूज। अच्छा, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो हम दोनों को अलग अलग शो करते हैं, ये सारे फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हो जाएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चौके राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, दे हैव राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का डायरेक्ट फंक्शन उनका है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस दो स्टेप में होता है, पहले मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर जब प्रोटीन सारा बनाया जाता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन ये जो है राइबोसोम परफॉर्म करते हैं, और चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम मौजूद हैं सो दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा चूंकि एक पूरा नेटवर्क है तो अंदर से ये साइटोस्केलेटन के साथ मिलके पूरे सेल को सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस है, इसका सबसे पहला फंक्शन जो है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। स्पेशली अगर हम बात करें ना लिवर की, तो स्पेशली लिवर सेल्स में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो हमारे लिवर में भेजे जाते हैं, वहां पे इसको डिटॉक्सिफाई, इनका जहरीलापन या पॉइजनस इफेक्ट खत्म किया जाता है। ठीक है, तो उसमें स्पेशली उन लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो इसके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये ड्रग्स ब्रेक किए जाते हैं और कैटाबॉलिज्म के जरिए इनका जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो
काज किया जाता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेटाबॉलिज्म है, शुगर्स के जो रिएक्शंस हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो करते हैं। इसके अलावा लिपिड सिंथेसिस, अगर हम फैटी एसिड्स को और इसी तरह ग्लिसरॉल्स को मिलाएं, इनसे अगर लिपिड्स बनाएं, फॉस्फोलिपिड्स बनाएं, ऑयल्स बनाएं, तो ये हमारे सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। इस तरह इसके अलावा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, मैंने आपको कहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्केलेटल मसल्स में है, इसका काम है कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और फिर भेजना, जो कि कंट्रैक्शन ऑफ एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, इसमें हेल्प करता है। मसल सेकंड ईयर के चैप्टर में है, ठीक है, मसल्स में पढ़ोगे जब वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, एक स्पेशल मॉडल है जो कि आपके मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एक्सप्लेन करता है। तो वहां पे फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसके लिए कैल्शियम आयन दरकार होता है, एंड दैट कैल्शियम आयन इज प्रोवाइडेड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये बिल्कुल पूरे साइटोप्लाज्म में चैनल्स का एक जाल है, नेटवर्क है। तो यहाँ से अगर कोई चीज हमें यहाँ भेजनी हो तो इनके जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। पूरे लंबे लंबे पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, चैनल्स हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में भी ये हेल्प करता है। विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर अगर भेजना है या अगर सेल से मुकम्मल बाहर भेजना है, एक्सोसाइटोसिस कराना है, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहा मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये भी पूरा नेटवर्क है, तो अंदर से पूरे साइटोप्लाज्म को और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्पेशल किस्म के हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड उसे कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर दो हिस्से हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है ये स्टेरॉइड हार्मोन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स, जिसमें टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, these sex hormones are also produced by the smooth endoplasmic reticulum. So this is about the whole story of the endoplasmic reticulum. If you people have any question about it, so you can ask me in comments. और मैंने इसके अलावा अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है पिछले टॉपिक्स में, पिछले वीडियोस में, उस पर भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।